नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं NCERT, और उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ने कक्षा 9 में जो पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो आप लोगों को पहले से इस विषय में इन जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इनके विषय में पहले से कुछ ना कुछ पता होगा। तो एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो एक बार फिर से क्रम में आ जाएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और फिर इसको आगे 1 से आगे लिखते चले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे तक लिखते चले जाएंगे। तो ये संख्याएं 1 से लेके आगे तक की जो संख्याएं होती हैं पूर्णांक होने चाहिए। मतलब इसका ये कि पूरा अंक होना चाहिए। तो 1 से लेके आगे तक की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से आगे तक की संख्याएं प्राकृत संख्या हो जाएंगी। पूर्ण संख्या है तो जो प्राकृत संख्याएं हैं इसमें से 0 और लगा दिया जाए। जैसे ये प्राकृत संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे तक। इसमें अगर हम लोग 0 और साथ में रख दें तो ये जो संख्याएं हो जाएंगी ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी 0 से शुरू करेंगे और पढ़ते चले जाएंगे, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक इस तरह से ये सब पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में 0 लिखा बीच में और इसके आगे लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे तक लिख देंगे। फिर 0 के बाएं तरफ आएंगे तो ऋण की संख्याएं हो जाती हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से ये आगे तक ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 इस तरह से। तो यहाँ ये हो गया 0 हो गया, 1, 2, 3, 4 जब संख्याएं हो गई। फिर इन्हीं संख्याओं का ऋणात्मक मान -1, -2, -3, -4। तो ये जो पूरी संख्याएं होंगी इस तरह की ये पूर्णांक हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये 0 होगा, देखिए 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो 0 है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये ना धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 के दाईं ओर जो संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो जाती हैं, ये इधर की संख्याएं हो जाती हैं ये धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं ये हो जाती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जिनमें ऋण चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, और बाकी ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, और ये 0 हो जाएगा, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q
पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके उदाहरण हम लोग देखें तो p बटे क्यू के रूप में संख्या हो और p q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 ना हो। जैसे मान लीजिए 2/3, तो ये 2 हो गया p, 3 हो गया q, तो p का मान हो गया 2, q का मान हो गया 3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 पूर्णांक है और नीचे q का मान 3, तो 3 भी पूर्णांक है। ठीक, और चूंकि q का मान यहाँ पर 3 है, इसका मतलब q का मान 0 नहीं है, तो माने 2/3 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से देखें तो -4/11, ठीक, -4 ये देखिए -4 ये पूर्णांक है, p हो गया, ये ऊपर वाला p, नीचे वाला q। -4 ये हो गया p का मान और 11 हो गया q का मान, तो -4 ये पूर्णांक हो गया और q का मान 11 है। तो ये आगे यहाँ पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर भी 11 मिलेगा और 11 पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर p भी पूर्णांक हो गया और q भी पूर्णांक हो गया और q का मान देखिए 0 नहीं है, यानी -4/11। अच्छा, q का मान 0 कैसे नहीं है? क्योंकि q का मान 11 है और 11 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब -4/11 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से सब संख्याएं, जैसे 2 हो गई, तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2/1। यहाँ p का मान हो गया 2, q का मान हो गया 1। 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब 2/1 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं क्या, 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो 2 हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक, और हम लोग देखना चाहें तो 1.4, हम लोग को पता है कि अगर दशमलव इस तरह लिखा हुआ है तो हम लोग ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो p का मान हो गया 14, q का मान हो गया 10। तो यहाँ पर इसको आगे पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो p का मान हो गया 14 जो कि पूर्णांक है, q का मान हो गया 10, 10 भी पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये 14/10 ये परिमेय संख्या होगी और 14/10 बराबर था 1.4 के, इसलिए 1.4 भी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो गई 2/3, -4/11, 2, 1.4 आदि, ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका अपोजिट होता है परिमेय संख्याओं का। यहाँ पे इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है, ऐसी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका उदाहरण लिखें। तो इसका उदाहरण लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर वर्गमूल के अंदर
क्या लिख दें, ऐसी संख्याएं लिख दें जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 2 हो गई तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 भी पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन हम लोग वर्गमूल 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 2 का वर्ग क्या हो गया? 4, तो 4 हो गया पूर्ण वर्ग। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। यानी पूर्ण वर्गमूल के अंदर हम लोग ऐसी संख्याएं लिखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, और घनमूल के अंदर वे संख्याएं लिख दें जो पूर्ण घन ना हो। जैसे यहाँ पर ये अगर 3 लगा देते हैं तो ये घनमूल किन हो जाता है, तो घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4। यहाँ पर देखें तो ना 2 पूर्ण घन संख्या है, ना 3 पूर्ण घन संख्या है, ना ही 4 पूर्ण घन संख्या है। इसका मतलब घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4 ये सब अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन हम लोग घनमूल 8 को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 8 अगर हम लोग 2 का घन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 8। इसका मतलब 8 पूर्ण घन संख्या होती है। और हमको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो पूर्ण घन ना हो घनमूल के अंदर, तभी वह अपरिमेय संख्या होगी। यानी घनमूल के अंदर ऐसी संख्याएं लिखेंगे जो पूर्ण घन संख्या ना हो। तो ना ही 2 पूर्ण घन संख्या है, ना ही 3 पूर्ण घन संख्या है, ना ही 4 पूर्ण घन संख्या है। ये संख्या घनमूल 8 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ये पूर्ण घन संख्या है। 2 का घन 8 होता है, इसलिए घनमूल 8 ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो इसका उदाहरण हो गया अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4 आदि। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। ठीक, अब हम लोगों ने जान लिया कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या हैं, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी? जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं ले लीजिए, जितनी परिमेय संख्याएं हैं सब, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी ले लीजिए। तो इस तरह से इनका जो संग्रह बनेगा ये वास्तविक संख्या के बराबर हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक घड़ा है, इसमें हमने जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब डाल दी, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सब इसके अंदर रख दी। अब इसके बाद जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वे भी इसके अंदर रख दी। ठीक, तो हमको अब जो यहाँ पर कलेक्शन मिलेगा, जो संग्रह मिलेगा, वो हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों का संग्रह हो जाता है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर लिख देंगे सभी परिमेय संख्याओं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए परमेय संख्या इसके अंदर आ गई 2, 1/4 -2/7। अपरमेय संख्या आ गई वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, घनमूल 2। इस तरह जितनी भी सब थी वो सब इसके अंदर आ गई। तो ये जो हमको यहाँ पर कलेक्शन मिला ये वास्तविक संख्याएं हो गई। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जैसे 2/3, -4/11, 2, 7/8, तो ये सब हो जाएंगी परमेय संख्या। और वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4, ये सब हो गई अपरमेय संख्या। तो यह सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्याओं का संग्रह ये हो जाता है वास्तविक संख्या। यानी 2/3 परमेय संख्या तो है ही साथ ये वास्तविक संख्या भी है। -4/11 परमेय संख्या है, साथ ये वास्तविक संख्या है। 2 भी परमेय संख्या है, साथ ये वास्तविक संख्या है। 7/8 भी वास्तविक संख्या है। इस तरह से वर्गमूल 2 अपरमेय संख्या है, साथ यह वास्तविक संख्या है। वर्गमूल 3 अपरमेय संख्या है, साथ ये वास्तविक संख्या है। इसी तरह से वर्गमूल 5, घनमूल 2, घनमूल 3, घनमूल 4, ये सब भी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। यानी जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं और जितनी भी परमेय संख्याएं हैं, इन सब का संग्रह हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग जानेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी संख्या हो वो संख्या या तो 2 से कटेगी या तो 2 से नहीं कटेगी। यानी या तो वो 2 से विभाजित होगी या तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। पूर्णतया विभाजित होने से मतलब ये है कि शेष फल शून्य आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने 14 में 2 से भाग दिया तो 2 सत्ते 14, शेष क्या हो गया 0। यानी ये जो 14 है तो 14 2 से पूर्णतया विभाजित है। अगर हम लोग 15 में 2 से भाग दें तो 2 सत्ते 14 है, माइनस घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 शेष आ गया। तो यानी इसका मतलब है कि 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो अगर शेष फल 0 है तो वह संख्या पूर्णतया विभाजित होगी। अगर शेष फल 0 नहीं है तो वह संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। यानी अगर शेष फल 0 आ रहा है तो संख्या पूर्णतया विभाजित होगी, अगर शेष फल 0 नहीं आ रहा है तो संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हो गया इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो गए, 20 लिख दो, 422 लिख दो। ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं, ठीक। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती,
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 41, 329 आदि। ये सब जो है विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की अगर हम लोग परिभाषा देखें, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटें और 1 से कटें, यानी वे संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे वे संख्याएं जो केवल 1 से या केवल 1 से और, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित, और यहाँ पर जो विभाजन होगा ये पूर्णतया होगा, ठीक, यानी पूरी कटना चाहिए। वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती है, यानी शेषफल शून्य आना चाहिए। पूर्णतया विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 11, तो अब ये 11 1 से भाग देंगे तो 1 1 कम 1, इस 1 को उतार लिया, फिर 1 1 कम 1 0, ये 0 आ गया, यानी ये पूर्णतया विभाजित हो गई। तो 11 1 से पूर्णतया विभाजित हो गई। अब 11 में अगर हम 11 से ही भाग दे देंगे, स्वयं से भाग दे देंगे, तो 11 1 कम 11, ये शून्य आ गया, यानी ये भी पूर्णतया विभाजित हो गई। अब 11 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है, ये केवल 1 से कट रही है और 11 से कट रही है, यानी 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है। इसका मतलब यह है कि 11 अभाज्य संख्या है, ठीक। और यहाँ पर इसमें इसका उदाहरण लिखें अगर अभाज्य संख्याओं का, तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे तक आदि। याद रखेंगे 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, यानी 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, और ये 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर नोट लिख लेंगे, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है। दो के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती, ठीक। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे
ये पहला नोट हो गया और ये दूसरा हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो ये होगी 2। ठीक, तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हुई, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं में ये हो जाएगा कि भाज्य संख्याएं 1 से और स्वयं से तो विभाजित होंगी ही होंगी, साथ ही साथ किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रही होगी, पूर्णतः विभाजित। ठीक, यहां पर लिख देंगे वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हों, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से पूर्णतया विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने अंक ले लिया, संख्या ले लिया 12 1 से कट जाएगा, 1 से भाग देंगे, 1 1 कम 1, 0 आ गया, 2 उतार लिया, 1 दूनी 2, फिर 0 हो गया, 1 से कट गया। 12 से 12 में भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 12 1 कम 12, 0 आ गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। लेकिन हम लोग अगर 12 में 2 से भाग दे दें तो 2 छक्के 12, पूर्णतः विभाजित हो गया, 0 आ गया। यानी जो संख्या 12 है वो 1 से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी, यहाँ पर 2 से किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो रही है। इसका मतलब जो 12 है यह भाज्य संख्या है। ठीक, 12 कैसी संख्या है, 12 भाज्य संख्या है। यानी 1 से और स्वयं से कटने के साथ साथ, 1 से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका उदाहरण हम लोग लिखें तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से ये जो संख्याएं हो गई ये हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू करिए और गिनते चले जाइए, पूरा गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से आगे तक। तो ये हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। फिर इसके बाद पूर्ण संख्या क्या हुई, तो पूर्ण संख्या को 0 से गिनना प्रारंभ करेंगे, 0 से गिनेंगे पूरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे तक। पूर्णांक पढ़ा हम लोगों ने। पूर्णांक क्या था, 0 लिया और फिर 0 के बाद के अंक लिखे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और फिर जो 0 के बाद के अंक थे उनका निगेटिव पार्ट भी ले लिया। कैसे, जैसे मान लीजिए 0 था तो 0 हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं, 0 होना चाहिए, फिर 1 2 3 4, फिर ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनका ऋणात्मक मान भी, -1 -2 -3 -4, ये सब ये ऋणात्मक मान वाले हो गए इनका। यानी ये जो है -1 -2 -3 -4 ये इनके ऋणात्मक मान एक तरह से लिखे हुए हैं। और 0 हो गया तो ये जो सब संख्याएं हो जाएंगी ये पूर्णांक हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो 0 है
ये तो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके दाएं तरफ जो लिखे हुए हैं पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक हैं और जीरो के जो बाएं तरफ लिखे हुए हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी अपरिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं होती हैं। फिर विषम संख्या, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या होती हैं। फिर अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित हों, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।